तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स पेपर जो कि कल हुआ था और उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे कि तीनों सेट वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द 3 सेट्स फॉर यू पीपल और यू कैन चेक योर सॉल्यूशन। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर हाँ इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सॉल्यूशंस को जो तीनों सेट के सॉल्यूशन है सही तरह से सही सॉल्यूशन आप तक पहुँचाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे सेट 1 दिल्ली रीजन का ये पेपर था। सेट 1 सीरीज़ है HFG1E/5 और कोड नंबर 58/5/1। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके MCQs के साथ। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा था, बेसिकली इसमें जो 10 MCQs हैं मेरे को तो देखने में ईजी लगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज money is an asset which can be stored for use in future. Read carefully. Money is an asset which can be stored for use in near future. In the light of given statement, identify the function of money. और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए। अरे यार, जब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है which can be stored for use in future, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो ऑप्शन सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो वी कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसमें हिंट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर, तो वी कैन राइट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन वाज कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, RBI हैज़ डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। नाउ लिसन, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी इंडियन करेंसी पहले डेप्रिशिएट हुई और डेप्रिसिएशन के बाद फिर RBI ने इंटरवीन किया मार्केट में, डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जहाँ पे द फुल कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी और वी कैन से गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट। सेकेंड, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें द मार्केट फोर्सेज विल डिसाइड। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज़ रिटर्न दैट पहले करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, देन RBI ने डिसाइड किया परचेज करने के लिए। तो वी कैन से कि यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, फ्लेक्सिबल का भी और फिक्स का भी, और जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इट इज़ ऑप्शन सी अगेन, मैनेज फ्लोटिंग। तो यू कैन पुट द ऑप्शन सी, मैनेज फ्लोटिंग, बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ fixed and flexible both. So this is the correct option for the second MCQ. Now come on third MCQ, statement वाले क्वेश्चन है। In a 2-sector economy, consumption expenditure and investment expenditure are 2 component of aggregate demand. Yes, we study कि हम पढ़ते हैं कि AD is always the combination of C plus I in a 2-sector economy, consumption expenditure and investment expenditure. This is the basic of aggregate demand, and so statement 1 is correct. Okay, now the second one is aggregate demand curve always start from the point of origin with positive slope. We know that aggregate demand has a positive slope, ये correct है, but it never starts from the point of origin. aggregate demand कभी भी origin से start नहीं होता. You can see aggregate demand always starts from above origin. It never starts from this origin point. Okay, so second statement is false, so the option is A. Statement 1 is wrong, false, sorry, statement 1 is true and statement 2 is false. Statement 2 is false. So this is the option for third question. Okay, option A. 1 is true and second is false. Now the fourth question is deficit in BOP refers to the excess of. अच्छा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे भाई। जो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट रिसीट। देखो डेफिसिट है तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट, इट इज द एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसीट, इज इट? ओके, सो एक्सेस ऑफ पेमेंट ओवर रिसीट इज इंडिकेटर ऑफ डेफिसिट। बट कौन सा
पेमेंट और कौन से रिसीट? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज करंट अकाउंट पेमेंट, सो नो, बिकॉज बीओपी में जब भी डेफिसिट होता है इट इज ऑलवेज ड्यू टू करंट एंड कैपिटल बोथ. सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दोनों में करंट दिया हुआ और कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, ना तो करंट ना तो कैपिटल, बिकॉज बीओपी कंसिडर बोथ. ऑटोनोमस रिसीट, द थर्ड ऑप्शन नंबर सी, autonomous receipts and payment. So this is the correct option for question number 4, autonomous payments over autonomous receipts. Because we know कि भाई देखो बीओपी में कभी भी कोई भी डेफिसिट आता है तो इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स. ओके, सो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि बीओपी में कभी भी जो डेफिसिट आता है इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस एंड नॉट ड्यू टू अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस. ओके, सो इफ द क्वेश्चन कम्स फॉर द डेफिसिट इन बीओपी, सो यू कैन राइट इट इज़ द एक्सेस ऑफ ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसीट्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ ऑप्शन नंबर 5. सो भाई ऑप्शन नंबर 5 में 2 कॉलम दिए हुए हैं, ABCD. करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन और उसके सामने लिखा हुआ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. एज वी ऑल नो वेजिटेबल अगर आप पर्सनल गार्डन में ग्रो करते हो तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी. ये आपका GDP वेलफेयर वाला पार्ट है. इट इज़ अ नॉन, बिकॉज ये एक लेजर एक्टिविटी है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी और कंज्यूमर गुड, नो. अगर हम कार को टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं तो इट इज़ कैपिटल गुड. ओके, एयर कंडीशनर बाय हाउस होल्ड जो भी चीज़ यूज़ करते हैं इट इज़ ऑलवेज कंज्यूमर गुड और वी कैन से फाइनल कंज्यूमर गुड. तो ये सी ऑप्शन भी गलत है. स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय द गवर्नमेंट, फैक्टर इनकम, नो, इट इज़ द ट्रांसफर इनकम बिकॉज ये विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपको मिल रही है. तो वी कैन से द ऑल्टरनेटिव ए, वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन इज अ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज़ द करेक्ट pair. Okay, so rest 3 are not the correct pair, only 1 is the correct pair. अच्छा भाई, अब इसी क्वेश्चन में द और वाला पार्ट जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन देखो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे से कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. दिस यू नीड टू लर्न. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे है, इंटरमीडिएट यहाँ पे है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू एडिशन आना चाहिए. तो यहाँ पे डैश ये करेक्ट है. तो 2000 है तो यहाँ पे 4000 होना ही चाहिए भाई. तो 4000 में से 2000 गए, आपके 2000 आ गया वैल्यू एडिशन. देन थर्ड पार्ट में रिटेलर को देखोगे तो 4400 है, यहाँ पे 400 का डिफरेंस है, तो इंटरमीडिएट ऑब्वियस सी बात है 4000 होगा. तो फर्स्ट इज 4000, सेकेंड इज 10400, थर्ड इज 4000 एंड फोर्थ वन इज इन सबका टोटल 4400. सो वी कैन से फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट है इट इज़ बी ऑप्शन. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यू हैव टू फिल द टेबल. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, दैट इज 4000, 10400, 4000 and 4400. So this is the correct option for all question. तो ये 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए अभी यहाँ पे. Now come on the 6th question. It is in an economy the investment multiplier is 4 and autonomous consumption is 30 crore. So listen, investment multiplier is 4. So solution यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. देखो भाई, investment multiplier 4 है, ठीक है, तो K is 4, autonomous consumption that is C bar is 30. So you have to write consumption function. Consumption function is C bar plus small c y, where C bar is autonomous, small c is MPC. So we can calculate MPC from this K. So K equals to 1 upon MPS. So K is, now your K is 4, so 1 upon MPS, and MPS would be 1 by 4, that is 0.25. If MPS is 0.25, then MPC will be 0.75. ओके, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन वी हैव 30 और MPC is 0.75 then into y. So this will be your consumption function. So the correct option is option number A. So this is your correct option for 6th question. C equals to 30 plus 0.5. 30 plus 0.75 y. So this is the correct option for question number 6. Now over part for this question again. इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सेविंग. ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा.
increase in national income is increase in saving. That means change in y is equals to change in s. If change in y is equals to change in s, and we know the formula that change in c plus change in s, so if they both are equal, that means what, this will be 0. तो इसमें पूछा है marginal propensity to consume would be, तो if change in c is 0, then MPC, the formula of MPC is change in c upon change in y, so this would be 0. तो MPC, तो it the option D equals to, यानी MPC is 0. ऑप्शन D is correct for क्वेश्चन नंबर 6. आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. ओके, नाउ द 7th क्वेश्चन, अगेन द स्टेटमेंट क्वेश्चन. Money supply in India does not include demand deposit with commercial bank. This is the false statement. As we know, M1 includes C plus DD plus OD. What is the formula of M1? Because syllabus में तो M1 है ही हमारे C. जब when we study M1, जब हम M1 पढ़ते हैं तो we write C plus DD plus OD. That means currency with public, demand deposit with commercial bank. So this is the part of M1. So first statement is wrong. Now second one is money supply refers to assets available with the commercial bank during a particular period of time. Again this statement, again this is wrong. मनी सप्लाई बिल्कुल भी ये रेफर नहीं करती कि कमर्शियल बैंक के पास कितना एसेट है. मनी सप्लाई सिंपली रेफर्स दैट हाउ मच करेंसी इज हेल्ड बाय द पब्लिक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो बोथ स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8. It is said that suppose the price of one UK pound has increased from 70 to 80. प्राइस जो है UK पाउंड का इंक्रीज हो गया 70 to 80 owing to market forces. अच्छा, यहाँ पे मेंशन करने वाली बात है बेटा, लिखा हुआ है मार्केट फोर्सेज. अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन में. तो मार्केट फोर्सेज है तो इट मीन्स या तो एप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी. नाउ पढ़ते हैं केस क्या है. दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज़. नाउ लिसन, the value of UK pound has increased. If the value of any foreign currency increased in terms of rupee, 1 UK pound is equals to, earlier it was rupees 70 but now it is rupees 80. So the value of this pound has increased. तो value अगर इस pound की increase हुई है तो that means the value of domestic currency has fall. ठीक है, तो we can write that depreciation, और यहाँ पे depreciation और devaluation दोनों है, तो यहाँ पे market forces लिखा है. So option is B. That means depreciated because the value of domestic currency falls. So we can write depreciation here, and due to market forces specially. तो यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बेटा. और अगर सेंट्रल अथॉरिटी होता तो we can write devalued. Okay, so depreciated is the correct option for this question. And again the or वाला part. Suppose the country X has more inflation. इस क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे. Okay, question number 9. Full employment refers to absence of involuntary unemployment. Correct है. Full employment is what? When all the resources or all the workers would get work if they are willing and able to work at the existing wage rate. Reason is written here. Under full employment situation, all willing and able bodies, people get employment at prevailing wage rate. Correct है भाई reason. A भी correct है, and reason is correct option for A. Correct reason for A. तो we can write option A here. तो 9th question का option A. A and R both correct, and R is correct explanation of A. Because full employment वही situation है जहाँ पे जितने भी person हैं, if they are willing and able to work, they can get work at existing wage rate. That's why we say that full employment is a situation of absence of involuntary unemployment. So इस question में you can click to option number A. That means both A and R true, and R is correct explanation of A. Now the last question, question number 10. What is in the question? If in an economy the value of MPS is 0.25, the increase in income if investment increased by 200 crore. Beta, again the question is very easy. MPS is 0.25. If MPS is 0.25, the value of K will be 4. As we know, K is equals to 1 upon MPS, so it is 4. Now the 4, अब investment में अब K का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, change in Y upon change in I. अब now here 4 equals to change in Y कितना, this we have to calculate, और यहाँ पे है कितना इंक्रीज हुआ, 200 करोड़. So the answer will be 800 crore. So again this is a very easy question.
तो ऑप्शन डी, तो 10th का है ऑप्शन डी 800 करोड़। तो बेटा ये थे आपके 10 MCQ। अब यू कैन मैच योर आंसर्स और आप देख सकते हो कि आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, कितने आंसर आपके गलत हुए। और हाँ, मैं एग्जैक्ट नहीं कहता कि मेरा भी मैं पूरी तरह से सही होऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ये मेरी तरफ से पूरा एक आपके लिए पूरी कोशिश थी कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ MCQ के करेक्ट ऑप्शन। तो जितना मैंने से हो पाया मैंने किया आपको। बाकी अभी हम 2 मार्कर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। 10 MCQs आपके सामने हैं, आप मैच कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और इस क्वेश्चन नंबर 11 में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। मेरे ख्याल से यही एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। बस हाँ, CBSE ने कुछ नई चीज़ पूछी है इसमें, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, चेंज इन रियल GDP। तो माइंड में तो पहले आपको ये बताना है कि बैठाना है कि रियल GDP की बात हो रही है बेटा, ठीक है। तो गुड X इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, आउटपुट ऑफ गुड X ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। सो वी हैव 2 ईयर हियर, सो यू कैन मेक अ टेबल 2018 और 2019। ओके, नाउ production, we can say quantity and price. The quantity in 2018 is 100 unit and this for 2019 it is 110 units. Okay, and the prices for 2 year it is rupees 50 for 18 and rupees 55 for 19. So the question says to calculate the percentage change in real GDP. Real GDP में हमें change calculate करना है in 19 using 18 as a base year. So बेटा first of all the question asks for the real GDP। और real GDP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो 2018 की कैलकुलेट करेंगे, 19 की कैलकुलेट करते हैं। ओके, 2018 की जब कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस P इंटू Q, P0 इंटू Q0 बेस ईयर, दिस इज योर बेस ईयर। ओके, तो P0 Q0, सो दिस इज योर P0 50 बेस ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर की क्वांटिटी, सो इट विल बी 5000। दिस इज योर रियल GDP, rupees 5000 crore. It is your real GDP for 18 and 19. So 19 में price we have to take for the base year. Base year का ही price लेके चलना है बेटा 50 rupees. But quantity will take for the current year. So P0 Q1 it is 50 into 11 110. So it will be 5500. So you can see, देखो real GDP 18 के लिए 5000 है, 19 के लिए 5500 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा चेंज इन रियल GDP। तो चेंज इन रियल GDP मीन्स व्हाट? देखो भाई, परसेंटेज चेंज इन रियल GDP। तो परसेंटेज चेंज ये एक नई चीज़ पूछी है CBSE ने। बेसिकली ये बेसिक चीज़ें हैं जो वो देखना चाहता है बच्चों को आती है नहीं। तो चेंज कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज। तो चेंज कितने का हुआ? 500 का। तो 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल GDP दैट इज 5000 into 100. So 0 0 0 0 and this will be 10%. So the answer is 10% for this question. इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है? देखो बेटा, चेंज पूछा था, परसेंटेज चेंज, ये हम 8th 7th क्लास से फाइंड करते आते हैं। किसी में भी चेंज निकालना है तो वी ऑलवेज टेक चेंज ऊपर नीचे, ओरिजिनल इंटू 100। ओके, सो दिस इज़ द न्यू थिंग। रियल GDP तो काफ़ी बच्चों ने कैलकुलेट की होगी, बट परसेंटेज चेंज अगर कैलकुलेट किया तो वेरी गुड। बस ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस बच्चों को थोड़ा घुमा दिया था इस क्वेश्चन में। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है गिविंग वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो वी हैव 2 स्टेटमेंट हियर। The first statement is dividend received from investment abroad is recorded on the credit side of capital account. So beta remember, dividend is the part of credit side and current account. Okay, because we receive dividend, so it comes on the credit side, or dividend neither affect our assets or liabilities, so it is the part of current account. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट इज द पार्ट ऑफ current account only. So statement 1 is false. And the second statement is depreciation of Indian currency will lead to promotion of Indian exports. Yes, it is the right statement, because if rupee depreciate it makes domestic goods cheaper for the foreigners, because हमारे रुपये की वैल्यू कम हुई है तो the domestic जो प्रोडक्ट है वो foreigners के लिए they become cheaper, so the exports increase. The second statement is true.
एंड बेटा ये 12th क्वेश्चन का और वाला ऑप्शन था, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो एक्चुअली। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। बीओपी में से इतने चांसेस नहीं थे कि बीओपी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट आ गया, वेरी गुड। तो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में डिफरेंस पूछा था, तो इफ़ यू राइट डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ बेसिस तो कोई भी चांस नहीं है मार्क्स कटने के। इसलिए मैं हमेशा बताता आया हूँ कि बेसिस के साथ आपको हमेशा डिफरेंस करना है किसी भी चीज़ का 12th क्लास में आने के बाद। एंड इट इज़ द 3 मार्कर क्वेश्चन, सो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। सो फर्स्ट पॉइंट में यू कैन राइट मीनिंग, और आपको पता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन टू फॉर द प्रॉफिट। ओके, सो इसका बीओपी की कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं दे कैन बी डन टू अर्न प्रॉफिट ओनली। ओके, एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, और इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की वजह से ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शन्स जो बीओपी में हमारा सरप्लस और डेफिसिट आता है, ओनली ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शन्स। ओके, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अदर हैंड, वाई दिस हैपन्स बिकॉज दीज ट्रांजेक्शन्स आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। भाई ऑटोनोमस से जो भी डेफिसिट और सरप्लस आया उसको कवर भी तो करना है, बिकॉज बीओपी को हमेशा बैलेंस दिखाना होता है, तो कवर कैसे करेंगे। तो जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑटोनोमस के थ्रू जो डेफिसिट और सरप्लस आता है उसको अकोमोडेट करती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ मीनिंग। देन मोटिव, मैंने पहले ही बताया इसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, और अकोमोडेटिंग का जो मोटिव होता है वो बीओपी के बैलेंस को रिस्टोर करना होता है, दैट मीन्स सरप्लस और डेफिसिट को कवर करना होता है। देन लास्ट ऑल्टरनेट नेम, बहुत ही ईजी सा पॉइंट है। ऑल्टरनेट नेम ऑटोनोमस को एज वी ऑल नो इसको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस को वी कॉल बिलो द लाइन आइटम्स। सो दिस इज द और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. This is the question number 13, and again this is an easy question. If planned savings exceeds planned investments in an economy, एक्सप्लेन इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो बेटा, सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से, तो आपसे पूछा है कि इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। सो इसको हम, बिकॉज इट इज़ अ 4 मार्कर क्वेश्चन, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें इसको प्रॉपर एक लाइन वाइज या प्रॉपर एक ऑर्डर वाइज हमें इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा, बिकॉज इट इज़ अ 4 मार्कर क्वेश्चन एंड इट इज़ नॉट अ सिंगल लाइन क्वेश्चन। ओके, सो सेविंग, व्हेन द सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, व्हाट हैपन देन। देखो सेविंग ज़्यादा है ना इन्वेस्टमेंट से, सेविंग्स ज़्यादा है, दैट मीन्स व्हाट, हाउस होल्ड कंजम्पशन कम कर रहे हैं, they are not planning to spend more because saving is greater than investment. Now if the households are planning to purchase less goods and the producers left with the build up stock, then देखो लिखा हुआ है stock of the producers would be in excess of desired limit because household जो है ना they are planning to purchase less good because saving is greater. तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट होगा इट विल फॉल डाउन बिकॉज उनका जो स्टॉक है वो सेल ही नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, इट इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट। सो ड्यू टू, उससे क्या होगा, जब प्रॉफिट कम होने लगेगा और जो अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है प्रोड्यूसर्स के पास, तो ड्यू टू अनसोल्ड स्टॉक प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, बिकॉज सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रोड्यूसर क्या करेगा, भाई उसके पास ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक है, अब वो जब अनसोल्ड स्टॉक है तो अब सब्सिक्वेंटली जो पीरियड है उसमें प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोड्यूसर रिड्यूस कर देगा। तो अब इससे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो बेटा इनकम भी कम हो जाएगी, बिकॉज जब प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी कम होगी। तो द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल फॉल डाउन टिल S become equals to I. So this is the answer for question number 13. समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके क्वेश्चन की क्वेरी दे दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेविंग्स ज़्यादा है, सेविंग्स ज़्यादा है, इट मीन्स हाउस होल्ड्स जो हैं दे आर नॉट प्लानिंग टू परचेज मोर, तो प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट होगा। अब अनसोल्ड स्टॉक अगर प्रोड्यूसर के पास क्रिएट होगा तो सब्सिक्वेंट पीरियड में वो आउटपुट कम करेगा, और आउटपुट के कम होने से एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट था सेविंग का अगर सेविंग ग्रेटर देन है इन्वेस्टमेंट से। So this is question number 13. This is question number 14, again a 4 marker question. लिखा हुआ है कि as per the following news published in the Hindu on 6th August 2022, the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India raised the repo rate by 50 basis point. Identify and explain the likely cause and consequences behind this type of action taken by the RBI. भाई देखो अगेन ये जो क्वेश्चन है बैंकिंग से है, बैंकिंग चैप्टर से है, और तो फंक्शन ऑफ RBI, मनी कंट्रोल फंक्शन ऑफ RBI से के टॉपिक से क्वेश्चन आया है।
तो क्वेश्चन में पूछा है कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, तो रेपो रेट को इंक्रीज किया है और इसका आंसर करना है, कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। तो बेटा 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन इज फर्स्ट यू नीड टू मेंशन द मीनिंग ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट होती क्या है पहले तो आप ये बताएंगे। तो रेपो रेट क्या है? तो वी कैन से इट इज अ रेट एट विच आरबीआई लैंड्स कमर्शियल बैंक फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लैंड करते हैं ना उनकी शॉर्ट टर्म नीड के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो आंसर करने का प्रॉपर वे यही होता है, एक प्रॉपर वे जो टॉपर्स होते हैं ना 100 और 100 वाले, उनका प्रॉपर एक एक चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी होती है क्वेश्चन में। एक्चुअली मीनिंग पूछा नहीं है, बट इफ़ यू एक्सप्लेन मीनिंग तो इट पुट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। तो मीनिंग हमने बता दिया। देन कॉज, कॉज पूछा था। कॉज भाई रेपो रेट क्यों इंक्रीज किया जाता है? कॉज मतलब क्या रीज़न था कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया? तो रीज़न इज द वन एंड ओनली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, बिकॉज कोई भी रेट जब इंक्रीज करते हैं ना, इधर इट इज रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, आरबीआई कभी भी कोई भी रेट इंक्रीज करता है तो उसका एक ही मोटिव होता है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना इकोनॉमी में से। ठीक है, रिड्यूस करना एम है, जिसका मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी इकोनॉमी में। तो दैट मीन्स इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन थी? इन्फ्लेशन की सिचुएशन। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हमेशा क्या करता है? सारे रेट्स को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे उसने रेपो रेट को इंक्रीज किया, दैट मीन्स व्हाट? इन्फ्लेशन की सिचुएशन रही होगी। देन लास्ट में आता है इसका कॉन्सिक्वेंस, कि अब जब आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो उससे हुआ क्या? तो कॉन्सिक्वेंस में वी कैन राइट कि जब हम आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो नाउ कमर्शियल बैंक को जो लोन मिलेगा फॉर द शॉर्ट टर्म नीड एट हायर रेट, तो वो क्या करेंगे? वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो पीपल जो कि लोन ले रहे थे पहले, नाउ दे विल टेक लेस लोन, बिकॉज अब उनको और हायर रेट पे लोन मिलेगा। तो द पीपल विल टेक लेस लोन, और जब पीपल लेस लोन लेंगे तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई की जो कंडीशन है, मनी सप्लाई की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज द पीपल आर टेकिंग लेस लोन। जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट। सो अगर इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर देना था इस क्वेश्चन का, तो अगर आपने इस तरह से आंसर दिया, इफ़ यू हैव आंसर्ड लाइक दिस, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके एक भी मार्क्स कट कर पाएगा। Okay, so this is the solution for question number 14. This is the question number 15, A part. Explain the role of central bank as government's एजेंट एंड एडवाइजर। एज वी नो सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, और इसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है, और बैंकर में भी वो 3 टाइप के काम करता है, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट और एज एन एडवाइजर। तो इसमें सिर्फ 2 ही पूछे थे, एज एन एजेंट और एडवाइजर वो क्या करता है। सो इन 4 मार्कर क्वेश्चन यू कैन राइट एज एन एजेंट गवर्नमेंट क्या करता है? इट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट के फंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करना, एंड मैनेज पब्लिक डेट। तो ये 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंट्रल बैंक एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। एंड एज एन एडवाइजर व्हाट सेंट्रल बैंक डू? सेंट्रल बैंक एडवाइज गवर्नमेंट ऑन वेरियस मॉनेटरी इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज एंड फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, जैसे कोविड की सिचुएशन आई, या इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो सेंट्रल बैंक कैन एडवाइज गवर्नमेंट के इन एनी सिचुएशन व्हाट स्टेप कैन गवर्नमेंट टेक टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो आरबीआई गवर्नमेंट को एज अ बैंकर के साथ साथ वो एज अ एडवाइज़र और एज एन एजेंट भी काम करता है, और एडवाइस भी देता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, सो इस आंसर को अगर आपको फ्रेम करना है तो यू कैन फ्रेम इन दिस टाइप। जो फर्स्ट क्वेश्चन था 4 मार्कर, एज एन एजेंट व्हाट सेंट्रल बैंक कैन डू, एंड एज एन एडवाइजर व्हाट इट डू फॉर द गवर्नमेंट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन फॉर द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी। अब पार्ट बी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा है डिफाइन रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट बेटा रेपो का अपोजिट नहीं है, बिल्कुल भी। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं भाई रेपो रेट में कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है लोन लेते वक्त, तो अब रिवर्स रेपो में आरबीआई इंटरेस्ट पे करेगा लोन, लेकिन आरबीआई लोन नहीं लेता बेटा। डेफिनेशन अगर हम करें रिवर्स रेपो रेट की, तो बेटा है क्या? ये वो रेट है जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस फंड आता है ना, तो दे पार्क देयर फंड विद द आरबीआई। उनके पास एक्सेस फंड है, क्योंकि अपने पास रख के उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो उनके पास एक्सेस फंड है ना, वो आरबीआई के पास रखवाते हैं, और उस एक्सेस फंड के ऊपर आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। तो जो इंटरेस्ट का रेट है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो वी कैन डिफाइन इट एज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद आरबीआई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स रेपो रेट। बट हाउ इट क्रिएट द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक में देखो बेटा, हायर रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। एज वी नो, जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे कि अपना ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखवाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर गेटिंग मोर इंटरेस्ट। तो जब वो आरबीआई के पास अपना अमाउंट ज़्यादा रखवाएंगे तो उनकी लैंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, जिससे कि क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी वो भी रिड्यूस होगा। एंड ऑन द अपोजिट साइड, लोअर अगर रेपो रेट होगी, रिवर्स रेपो रेट होगी, तो लोअर रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है,
और इंक्रीज करने के साथ साथ क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज होता है. सो दिस इज हाउ द रिवर्स रेपो रेट अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 बी ऑप्शन. और नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 A, first part, how should the following be treated in estimating national income of a country giving reason. तो भाई दो क्वेश्चन है आपके पास इसमें. फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट हैं, सब पार्ट, और आपसे पूछा है कि इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं, रीजन के साथ बताओ. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है बेटा प्रॉफिट अर्नड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया. ऑल्दो वो जो बैंक हैं दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दे आर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट दे आर द पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्री. फॉरेन बैंक है, इंडियन बैंक नहीं है, तो वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे इट इज़ द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नॉट फ्रॉम अब्रॉड, और सो दे विल बी नॉट इंक्लूडेड इन आर नेशनल इनकम. उनका जो प्रॉफिट होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. वो फॉरेन बैंक है, ऑल्दो इंडिया में ही काम करें, बट दे आर द पार्ट ऑफ फॉरेन टेरिटरी. तो फॉरेन टेरिटरी का पार्ट है तो वो उनकी नेशनल इनकम में ऐड होगा, हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. सो इट विल बी नॉट इंक्लूडेड. एंड द सेकेंड पार्ट एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय अ फर्म. अब इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है बच्चों की कि क्या ये ऐड होगा नहीं होगा, फिक्स एसेट अपग्रेडेशन क्या है. तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज कोई भी फर्म अपने फिक्स एसेट के अपग्रेडेशन में कुछ भी काम करती है, ठीक है, अगर वो फिक्स एसेट परचेज करते हैं, न्यू फिक्स एसेट, तो वो जरूर इंक्लूड होगा, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, फिक्स एसेट को अगर न्यू परचेज करती है, बट यहाँ पे क्या है, वो फिक्स एसेट को अपग्रेड कर रही है, तो अपग्रेडेशन में या आप कुछ भी कह लो किसी की मेंटेनेंस में कोई भी जो खर्च होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. तो रिमेंबर, फिक्स एसेट, अगर न्यू फिक्स एसेट आप परचेज करते हो तो वो इंक्लूड होता है, बट फिक्स एसेट के अपग्रेडेशन पे या उसके मेंटेनेंस पे जो भी खर्च होता है, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, तो इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं. और अगर इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो अलग से मुझसे आप लोग पूछ सकते हो. ओके, तो दिस इज द 16th क्वेश्चन ए पार्ट का. सो बेटा दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द 16th क्वेश्चन. अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन है और आपसे बहुत ही इजी चीज़ पूछी गई है भाई 3 मार्कर क्वेश्चन में. मैंने पहले ही कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर है मुझे तो लग रहा है इजी है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टूडेंट्स. हाँ, मेरे अकॉर्डिंग इजी था. 3 मार्कर क्वेश्चन में इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता. आपसे पूछा गया है डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेशनल इनकम. ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो. तो हमारे पास दो मेन कंपोनेंट भी है, जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी. इन दोनों को इक्वेट करके चलते हैं. एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. अच्छा, अब कन्वर्जन यहाँ पे स्टार्ट होती है. तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए वी हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, इसको अगर आप लोगों ने इसको फॉर्मूले कन्वर्जन आपको नहीं आती है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. कन्वर्जन बहुत इजी है नेशनल इनकम के अंदर. कन्वर्जन में फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. हमने कन्वर्जन कर लिया, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना. एनएनपी एट, अब सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है. एनएनपी एट एफसी 850 है, 850 रख दिया. जीडीपी एट एमपी, एनएफआई है, एनआईटी. सॉल्यूशन करके यू विल गेट योर आंसर एज ₹200 करोड़. सो डेप्रिसिएशन विल बी ₹200 करोड़ इन दिस क्वेश्चन. अगर आपका कुछ और आंसर आ रहा है या कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड. सो बेटा दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी, दैट मीन्स और वाला पार्ट है. और इसमें पूछा हुआ है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी by expenditure method, entire focus is on expenditures incurred by the residents of a country. क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. आपसे सिंपली ये पूछा है कि भाई जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो जो हमारा एंटायर फोकस होता है वो एक्सपेंडिचर पे ही होता है बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो येस, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट, बिकॉज व्हेन वी राइट द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी एट एमपी in expenditure method we write 4 component. तो first component है private final consumption expenditure and it refers to the expenditure done by the household. household जो expenditure करते हैं on the consumption good, तो उसको हम इसमें consider करते हैं. So again this is the part of expenditure by the household. This is government final consumption expenditure. Again this is the part of expenditure by the government either on consumption good or on investment good. तो गवर्नमेंट का जितने भी एक्सपेंडिचर होता है we include in this term. Second, thirdly it is gross domestic capital formation. Now this is the expenditure done by the firms on the economy, okay, on the we can say capital good. और तो याद रखना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द फर्म एंड द हाउस होल्ड बोथ, नॉट ओनली बाय फर्म. फर्म भी एक्सपेंडिचर करते हैं बट ओनली ऑन द कैपिटल फॉर्मेशन.
इधर अगर वो लोग नई फैक्ट्री बना रहे हैं, नई मशीनरीज परचेज करें, नई एसेट परचेज करें, और हाउस होल्ड भी अगर अपना कोई नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रहा है, सो इट कम्स अंडर द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये भी एक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एंड लास्टली इट इज नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स अगेन इट इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट। तो एक रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री जो एक्सपेंडिचर करता है फॉरेन प्रोडक्ट पर, उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। सो these all the four component are related to the expenditure done by the resident of a country. So we can say yes, जब GDP टाइम पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो उसमें जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो एक्सपेंडिचर पे ही होता है और किसी चीज़ पे नहीं होता। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट बी ऑप्शन। सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 बी सेकंड पार्ट। डोमेस्टिक इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इनकम मेथड से हम लोग एनडीपीएट एफसी कैलकुलेट करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, तीनों पार्ट है एनडीपीएट एफसी के। अब क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो गिवन नहीं है, बट हाँ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड इज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो उसको इंक्लूड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के जितने भी सब पार्ट है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्वेश्चन में रेंट रॉयल्टी आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट। इंटरेस्ट गिवन नहीं है एंड इंटरेस्ट के अलावा प्रॉफिट के भी सब पार्ट हैं, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग एंड आपका है कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड, तीनों पार्ट दिए हुए हैं, तो विल इंक्लूड ऑल दीज 3 पार्ट। और लास्ट में मिक्स इनकम। सो जब आप इन सब की वैल्यूज़ को रख के ऐड करोगे तो यू विल गेट 5500 एज अ आंसर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 बी सेकेंड पार्ट। अब आता है सबसे ईजी क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सिंपल एक चार्ट, पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें डिफरेंट टैक्सेस के पार्ट दिए और आपसे पूछा आइडेंटिफाई द टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ईजी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता था। 3 मार्कर क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछा टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। तो टैक्स में हमें देख सकते हैं पाई चार्ट में 4 टाइप के टैक्स दिए, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल एंड ग्रॉस रिसीट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। These 4 are the part of tax receipts and the remaining 2 that means fines and licensing fee, these 2 are the non tax receipt। तो इससे इजी क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आ सकता है। सिंपल आपसे टैक्स एंड नॉन टैक्स पूछा है तो टैक्स इसमें आपको दे ही रखे, नॉन टैक्स भी यू कैन फाइंड इजीली। तो ये है 3 मार्कर क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन ए पार्ट 3 मार्कर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट जो था वो आपका बजट वाले चैप्टर से रिलेटेड है और उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज़ द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बजटरी पॉलिसी यानी बजट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट से क्वेश्चन है। मैं हमेशा से बोलता आया था कि ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आया भी है। तो सबसे पहले हमें तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो बेटा इसमें बात की गई है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना, तो वी कैन से इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल हो रहा है। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो एम होता है इट इज़ द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी अमंग द रिच एंड पुअर। सो ये फुलफिल हो रहा है और किसके थ्रू फुलफिल होता है? देयर आर 2 वेज, बाय प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एज यू ऑल नो कि टैक्स ऑन द rich people, government imposes higher tax on the higher income people and give subsidies to the poor people. So through progressive taxation government can reduce the inequality. And the second thing is by providing essential services or goods at a lower rate or at free of cost to the poor families. ठीक है, so these are the 2 ways through which government can reduce the inequality of the rich and poor people. So इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एम को आइडेंटिफाई करना था, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड फिर उस एम उस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव. दिस इज हाउ यू कैन गेट 3 marks for this question. Okay, so this is the solution for question number 17 B part. Now we have done the solution of macroeconomics, all the questions. अब आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपका सॉल्यूशन आपको आंसर करने की कोशिश पूरी करूंगा. अब ये मैक्रो फिनिश होने के बाद हम मूव ऑन करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज सेक्शन बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर. Okay, so we have done with all the solutions of macroeconomics of set 1. Okay, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के MCQs की. तो इसके भी MCQs कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, बहुत ही ईजी MCQs थे. तो स्टार्ट करते हैं इसके MCQs में.
तो बेटा 18th क्वेश्चन था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू, तो देयर आर 3 ऑप्शन, एंड डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, तो वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पार्ट था, तो वो तो नहीं है। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, वो भी नहीं है, फॉरेन ट्रेड का पार्ट था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, नो। एंड द ऑप्शन सी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, तो वी कैन से लैंड सेटलमेंट, दैट मीन जमींदारी सिस्टम वाज द ओनली ऑप्शन, द ओनली कॉज फॉर द, नॉट द ओनली कॉज, मतलब जमींदारी सिस्टम इज द कॉज फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, so option C is the correct option. Now come on the question number 19. In the first phase of green revolution output was restricted mainly. देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेज आए थे, फेज 1 एंड फेज 2, और फेज 1 में वो सिर्फ वीट और राइस वाले ग्रोइंग रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वीट एंड राइस। अच्छा, इसका एक और वाला भी पार्ट है, एंड और वाले में इट इज आस्क्ड डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, सो इट इज ऑप्शन बी, PC Mahalanobis. He is the person who is known as the architect of Indian planning, PC Mahalanobis. Okay, now the question number 20. Come on, the question number 20 statement वाला क्वेश्चन है, GPCR Great Proletarian Cultural Revolution was just introduced in China in 1950. No, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सेकेंड वन इज चाइनाज ग्रोथ इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ग्रोथ इज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर इन चाइना। In all the 3 countries, it is majorly contributed by the service sector only. In all the 3 countries, India, China, and Pakistan. So both statement are false. So for question number 20, we can write option number D, both false. और इसका और वाले पार्ट में लिखा है identify the incorrect statement. तो incorrect statement, तो option C we can easily find that one child policy norm was adopted by in Pakistan. This is the incorrect statement because ये जो policy थी ये चाइना में आई थी. So option C और वाले portion का इसका आंसर है. Now question number 21, it is said dash is the apex institution. Again it is a very easy answer question. कौन सा है apex institution in the rural credit में, तो NABARD is the only option. Okay, no confusion. Question number 22, assertion reason, 1980 economic growth of Pakistan was more than that of India. Yes, it is correct. During 1980 the growth rate of China and Pakistan is more than the India's growth rate. And reason is Pakistan followed the path of mixed economic structure with equal participation of public and private. अब इस रीज़न पे ना बेटा कन्फ्यूज़न है, कुछ की अलग कन्फ्यूज़न है, कुछ की अलग। देखो पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था, इस पर कोई भी वो दिक्कत नहीं है, बट पब्लिक और प्राइवेट का इक्वल पार्टनरशिप नहीं थी। जैसे इंडिया में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, मेजरली जो पोर्शन ऑफ द इकॉनमी था वो पब्लिक के हैंड में था, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में था। सिमिलरली पाकिस्तान में भी द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज मोर। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं था पाकिस्तान में उस टाइम। तो हम बोल सकते हैं रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए इट इज़ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ओके, क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है इसका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ HCF। प्रॉब्लम ऑफ HCF 4 ऑप्शन आपके पास है। ब्रेन ड्रेन, येस प्रॉब्लम है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, अगेन इट इज़ अ प्रॉब्लम। राइजिंग पॉपुलेशन, येस इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ HCF। चेंज इन सोशल आउटलुक, तो एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 4 रेस्ट 3 आर द प्रॉब्लम ऑफ HCF। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 23rd का ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अगेन द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैड लेड टू ह्यूज FDI फ्लो इन चाइना। येस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। जब चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए तो FDI का इन्फ्लो हुआ चाइना के अंदर। स्टेटमेंट 2 इज चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। सो बेटा रिफॉर्म तो जो चाइना में आए थे वो 1978 में आए थे, तो 1991 ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए, 24th का ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, नाउ 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। 3 इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। There are 4 options. Supply resources, it is a function of environment. Assimilate waste, again function of environment. Provides aesthetic services, again function of environment. But C option, land degradation, ये एक function नहीं है, so answer is C। 25th का answer C। 26, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से कि भाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वर्कर्स इन द कंट्री टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी।
27th question, again statement question. First 5-year plan of China commenced in the year 1956. No, 1956 में तो 5-year plan फर्स्ट स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, चाइना में नहीं. चाइना में 1953 में स्टार्ट हुआ था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग. चाइना एंड सेकंड स्टेटमेंट है बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल. तो नो, इंडिया में तो बेटा मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आया था, चाइना में सोशलिस्ट था. तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 1 and 2 आर फॉल्स. So this is the MCQ for the section B और Indian Economic Development question number 18 to 27. और आपको अगर किसी भी MCQ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो you can ask me, you can text me in the comment box और मैं आपका सॉल्यूशन, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, उसको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ओके. तो बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 28 अगेन 3 मार्कर क्वेश्चन. एक पिक्चर दी हुई है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन इकोनॉमिक्स में आपको पिक्चर दी और आपको पिक्चर डिपिक्ट करने को बोला गया है. तो बोला है इंटरप्रेट द सिचुएशन ऑफ अर्थ एज डिपिक्टेड इन द गिवन पिक्चर. तो बेटा पिक्चर में अर्थ बनाई हुई है, एक थर्मामीटर दिया हुआ है और सर पे एक आइस बैग है. तो हम बता सकते हैं, देखो मेरे को जो लगा ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बेसिकली इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तभी वो थर्मामीटर भी लगा हुआ है और ऊपर आइस बैग भी रखा हुआ है. तो मेरे अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग इस पिक्चर का एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए. और आपको फिर सिचुएशन एनवायरमेंटल चैलेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग को आप इस आंसर को कैसे फ्रेम करोगे. पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया ग्लोबल वार्मिंग, देन आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हो. डेफिनेशन के साथ साथ उसका इफेक्ट बता सकते हो ऑन द अर्थ, ऑन द एनवायरनमेंट, और साथ साथ यू कैन ऑल्सो टेल द मेजर टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. तो इस आंसर को फ्रेम करने के लिए आप ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो और अगर आपने ये पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. इसमें आपके पॉइंट नहीं कटेंगे. ग्लोबल वार्मिंग, उसका इफेक्ट और उसके मेजर्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28. मैंने तो पॉइंट लिखे हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 ए पार्ट और क्वेश्चन है इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर एंगेज्ड इन वर्क येट द ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली इज जनरली लो. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड इन द अबव स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द पैराडॉक्स एसोसिएटेड विद इट. देखो बेटा लिखा हुआ है कि फैमिली के बहुत ज़्यादा मेंबर काम में लगे हुए होते हैं लेकिन फिर भी इनकम जो है वो लो ही रहती है. तो बेसिकली क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा जब लोग काम करते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे और उनकी नीड नहीं होती तो इनकम तो उतनी रहेगी ना. अब उनकी नीड नहीं है तो काम तो फिर भी करें. तो ये जो पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. व्हेन जब रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं किसी भी प्लेस पे तो उसको हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और इसके एक्सप्लेनेशन फिर आपको देनी है. पैराडॉक्स पूछा है तो आप इससे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट आप बता सकते हो. तो इस का बी पार्ट और वाला ऑप्शन है. एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द पुअर. तो ये जो माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है ना बेटा, इसमें आपको SHG को एक्सप्लेन करना था. दैट मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके. एज वी नो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, स्मॉल मेंबर्स, जो कुछ मेंबर्स होते हैं दे विल फॉर्म अ ग्रुप एंड पूल द मनी विद देयर स्मॉल सेविंग्स. तो आपको इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन करना था कि एंड हाउ इट प्रमोट द रूरल क्रेडिट, इसके रोल को. जैसे कि हम इसमें लिख सकते थे कि ये स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, लोन विदाउट सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है. बिकॉज जो ग्रुपिंग मेंबर होते हैं वो ऑल मोस्टली जो होती हैं वुमेन होती हैं. तो बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन करके इसका रोल आपको समझाना था रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर. सो इन दिस वे यू हैव आपको इस वे में आंसर करना था इस क्वेश्चन का. ठीक है. सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका रोल बताना है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट बी, 3 मार्कर क्वेश्चन. बस आपको इसमें डेफिनेशन के साथ रोल लिख देते, आपको 3 मार्क्स आराम से. तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें आपकी एक टेबल आई हुई थी और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो लास्ट चैप्टर है इंडियन, पाकिस्तान और चाइना वाला कंपैरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ में आपको हमेशा एक टेबल आएगी और टेबल को आपको एनालाइज करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा. तो अगेन वही सेम क्वेश्चन एनालिसिस का आया. टेबल आपके पास गिवन है. तो इसमें पूछा हुआ है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ग्रोथ रेट का डिफरेंस है उनको कंपेयर करो टेबल में. जो 2 पीरियड है 1980 और 2015-17 को कंपेयर करना है. तो एनालाइज में आप देखो 3-4 चीज़ें लिख सकते हो. जैसे कि टेबल में दिख रहा है आपको कि चाइना हैज़ अचीव्ड मोर रैपिड ग्रोथ ओवर द ईयर एज कम्पेयर टू इंडिया. चाइना की जो स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट थी इट वॉज मोर देन द इंडिया. और चाइना की जो 1980 में ग्रोथ रेट थी इट वॉज 10.3%
और जबकि उस टाइम जो कुछ कंट्रीज थी वो 5% की भी ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं कर पा रही थी, लेकिन चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट को अचीव किया। बहुत बड़ी बात थी, कमेंडेबल जॉब थी चाइना की। एक ग्रोथ रेट ऑफ चाइना स्लाइड टू, अब बाकी बाद के पीरियड की बात करें 15-17 की, तो जो चाइना का ग्रोथ रेट था वो स्लाइड हो गया था, यानी कम हो गया था टू 6.8%, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होकर 7.3% हो गया था। इट मीन्स इंडिया ने थ्रू आउट द पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1980 टू 15-17, इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू चाइना। ठीक है, यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते थे टेबल को कंपेयर करते वक्त। तो अगर आपने ये पॉइंट मेंशन किए हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। So this is question number 30. Okay, so beta this is the question number 31. The first part is state the meaning of privatization. Again वन मार्कर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर आप डेफिनेशन लिख सकते हो प्राइवेटाइजेशन की। सो बेसिकली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ फुल और पार्शियल ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जब हम PSUs का ट्रांसफ़र करते हैं इधर पार्शियली और फुली टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो डेफिनेशन यू कैन राइट इन वन लाइन बिकॉज वन मार्कर क्वेश्चन है। देन हाँ, रिफॉर्म प्रोसेस में एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बिन एडवर्सली अफेक्टेड। येस, द सेक्टर वाज एडवर्सली अफेक्टेड इन द रिफॉर्म प्रोसेस। तो उसके रीजंस आपको इसमें मेंशन करने थे। हाउ, तो देखो लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज गवर्नमेंट ने रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो गई थी। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने रिमूव की थी, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, फार्मर्स की प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करना पड़ा फार्मर्स को फ्रॉम आउटसाइड प्रोडक्ट, जो बाहर से प्रोडक्ट आते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उनके साथ अब फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा, तो इससे भी उनकी कंडीशन वर्स हो गई। और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अगेन लैक ऑफ FDI इज द रीजन फॉर एग्रीकल्चरल, कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो ये रीजंस आपको मेंशन करने थे, और आप अपनी तरफ से इसके अलावा भी कोई रीज़न अगर आपने मेंशन किया होगा और वो करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन था, तो 3 मार्कर क्वेश्चन में आप 3 रीज़न मेंशन कर सकते हैं कोई से भी एग्रीकल्चर सेक्टर के एडवर्सली इफेक्ट होने के। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31 इन इंडियन इको। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन और वाला पोर्शन है, और इसमें भी पूछा गया स्टेट एंड एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है, ये वाला क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेन कॉजेज बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय ब्रिटिश रूल। एज वी नो कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया था इंडिया में, बट उनके ओन इंटरेस्ट के लिए किया था, इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था। ऑल्दो कि इंडिया को भी कुछ बेनिफिट मिला इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, लेकिन बेसिक जो बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को मिला। तो इसमें यही पूछा गया है कि क्या रीज़न थे, क्या कॉस्ट। तो उसमें हम पहले लिख सकते हैं, देखो 4 मार्कर है, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे और आपसे इसमें सिर्फ 2 ही रीज़न पूछे हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन एनी ऑफ द 2 रीज़न फ्रॉम इट। तो इसमें बोला हुआ है, मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट। देखो सबसे पहला जो मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का यही था कि भाई वो इंडियन मार्केट को एक्सपैंड करें, यहाँ पे जो उनके ब्रिटेन मेड प्रोडक्ट्स है वो हर जगह वहाँ पे जाए इंडिया के अंदर, ताकि उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो। फिर सेकंड रीज़न ये था कि एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल को, इजीली एक्सपोर्ट हो जाए रॉ मटेरियल का फ्रॉम विलेजेस, फ्रॉम टाउन्स टू द शिप एंड पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन, इसलिए भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट था आर्मी को मोबिलाइज करने के रोड और रेलवेज बनवाए उन्होंने। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना है, इजीली कम्युनिकेशन हो जाए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये सारे रीजंस थे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया इंडिया के अंदर। ठीक है, अब इसमें से आप कोई भी 2 या 3 जो भी आपको मन करता है वो आप लिख सकते हो, और आपने कुछ और भी मैंशन किया होगा इसके अलावा तो वो भी ठीक होगा, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 31। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 32 बेटा। तो फर्स्ट स्टेट विद वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला ऑप्शन है हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि भाई जब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उतनी ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। वाई? बिकॉज इफ़ वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स दैट मीन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ, हेल्दी लेबर फोर्स ज़्यादा प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करवाएगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी एज़ कम्पेयर टू अनहेल्दी लेबर फोर्स। और सेकेंडली इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन भी आपको एक थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करती है, नई नई इनोवेशंस होती है, इन्वेंशंस होती है, और एजुकेटेड लेबर फोर्स को ये पता होता है कि रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कैसे करना है और कहाँ करना है, तो इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आपको एजुकेशन और हेल्थ की इंपॉर्टेंस बतानी थी HCF के अंदर। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके,
And now the second statement is rising population is not the cause for quality of human capital formation. Again this statement is true. Rising population quality of human capital का cause नहीं है, बल्कि ये human capital formation की एक limitation है rising population, because population जितनी ज़्यादा rise होगी resources का division among the population उतना ज़्यादा होगा और per head availability of resources हमारे reduce हो जाएंगे. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो statement है ये true है कि rising population cause नहीं है, ये एक limitation है human capital formation की. इज इट क्लियर? तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना था कि राइजिंग पॉपुलेशन कैसे एक लिमिटेशन है, ये आपको यहाँ एक्सप्लेन करना था. और यहाँ पे आपको एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट इन एचसीएफ, यहाँ पे आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था. सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट. ए पार्ट में लिखा हुआ है द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 मार्कर क्वेश्चन है एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज डिफाइन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. तो देखो बेटा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन अगेन ये जो क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या है रूरल एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन. तो हम बता सकते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है. इट रेफर्स टू ईदर चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न और शिफ्ट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज़ टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग में शिफ्ट करना क्रॉपिंग पैटर्न को, और अलाइड एक्टिविटी यानी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है इससे हट के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन तरफ की इन सारी एक्टिविटीज़ की तरफ मूव ऑन करना. ठीक है, तो ये है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का. आप अगर मीनिंग लिखते हैं 2 मार्कर्स में वो बहुत है क्योंकि इसमें सिर्फ मीनिंग ही पूछा हुआ है. तो मीनिंग इज दिस वन. और 4 मार्कर में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो स्टेट आपने मीनिंग बता दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का. देखो जो क्रॉपिंग करते हैं हम विद द ऑर्गेनिक मेथड. ठीक है, ऑर्गेनिक मेथड मीन्स ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक एनिमल मैन्योर. देखो अगर आप नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हो ना दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग. यू आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट लाइक एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट. अब इसकी बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव करती है, कैसे हेल्प करती है. तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हेल्प करती है, बिकॉज हम नेचुरल वे से फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रही है ये. सेकेंड थिंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज करती है बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं. तो ये ऑर्गेनिक वे से अगर आप फार्मिंग करते हो तो सॉइल की फर्टिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती है. हेल्दी लाइफ आपको प्रोवाइड करवाती है बिकॉज इसमें केमिकल का कोई भी यूज़ नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़ कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ को डिस्कार्ड करती है. ऐसे प्रोडक्ट जो आपके केमिकल यूज़ से बनते हैं तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज आपके हार्मफुल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके ख़त्म होते हैं, डिप्लीट होते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ को भी डिस्कार्ड करते हैं. तो इन 4 वे से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प करती है. तो आप अगर ये 4 पॉइंट लिख के आए हो या इनके अलावा भी कोई आपके अकॉर्डिंग पॉइंट बनता है, बिकॉज इंडियन इको देखो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यू कैन राइट योर ओन व्यू. तो आप अपने व्यू भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली मेरा जो आंसर है मैंने इस तरह से फ्रेम किया. 4 मार्कर ये क्वेश्चन है तो उसमें मीनिंग और 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं और 2 मार्कर में आप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन. तो दिस क्वेश्चन नंबर 33 और वाला ऑप्शन है बी पार्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट. अगेन 3 मार्कर में 6 मार्कर क्वेश्चन है, 3 में डिवाइडेड है. और आपसे क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया. वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है. जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले वुमेन आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट लिखे होंगे, एक तो इसमें जेंडर इक्वालिटी क्या आ जाएगा कि इक्वालिटी करने के लिए वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना जरूरी है. बाकी 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए बिकॉज 3 मार्कर क्वेश्चन है. तो 3 मार्कर क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन. तो इसमें जो सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन. बिकॉज जब वुमेन एजुकेट होंगी तभी वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी और उनका सोशल स्टेटस जो होगा इकोनॉमी के अंदर और सोसाइटी के अंदर वो इंक्रीज होगा. सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर ऑफ द वुमेन. और अगर वो एजुकेटेड वुमेन होंगी तो फर्टिलिटी रेट और हेल्थ केयर पे भी उनकी इंप्रूवमेंट होगी. तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया. थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी. तो इन सबको ये 3 पॉइंट आप मेंशन कर सकते थे यहाँ पे कि एजुकेशन सेक्टर क्यों वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना जरूरी है इंडिया के अंदर. देन इसका जो सेकंड पार्ट है 3 मार्कर वो दिया हुआ है एक्सप्लेन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उससे आप क्या समझते हो. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट occurring due to production and consumption activities of the economy. इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट.
एग्जाम्पल में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो, जैसे कि पॉल्यूशन जो क्रिएट होता है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे वो व्हीकल से हो, तो वो जो एनवायरनमेंट हमारे एब्जॉर्ब करता है उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्बिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो 3 मार्कर क्वेश्चन थे, 2 मार्कर की डेफिनेशन और 1 मार्कर का आपका एग्जाम्पल से वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 33 का और वाला ऑप्शन एक्सप्लेन करना था। और तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के 2 ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, तो आप आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव याद हैं आप उसमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। 3 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ मेंशन किए हैं जो उसके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अमंग द मेंबर्स कंट्री ट्रेड को फैसिलिटेट करना, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को फैसिलिटेट करना, है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है WTO का। सेकंड काम क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड और टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करना, जैसे कोटा रिस्ट्रिक्शंस होती है नॉन टैरिफ बैरियर में, टैरिफ में टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स, तो उसको रिमूव करना या कम करना। और थर्ड मैंने एक और मेंशन किया है, वैसे तो इसमें पूछे 2 ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैंने तीसरा भी मेंशन किया है, सीकिंग टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज। तो WTO एक बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करता है ताकि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, तो WTO का ये काम है। इन 3 के अलावा कोई भी और अगर आपको कोई भी याद होगा और आपने वो मेंशन किया होगा। सो बेटा 34th क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, नेम एंड एनी स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी। अब इस पैसेज में आपको एक ऑप्शन तो मिल जाएगा, 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड इज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया। इससे क्या होगा कि आप एक नेशन और एक राशन कार्ड में ये है कि आप एक ही राशन कार्ड से डिफरेंट स्टेट में कहीं से भी जो पुअर फैमिलीज हैं दे कैन गेट द फूड ग्रेन। और फर्स्ट स्टेप फूड इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए जो लिया उन्होंने वो लिया ग्रीन रेवोल्यूशन, जो इंडिया ने पहले लिया था। तो ये 2 चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन और 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड। तो ये था बेटा 4 मार्क। अच्छा, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो 2 मार्कर में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन था सेट 1 का, जो दिल्ली रीजन का सेट 1 था उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको ब्रीफली दिखाया। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको के पास तक करेक्ट सॉल्यूशंस लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन लेके आऊँ, तो ताकि मेरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे और मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे बनाता रहूँ, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो उसके लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तब तक थैंक यू, बाय बाय।